ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट हीट इंजन। ठीक है, चलो, लेकिन उसके पहले फिर से सिर्फ 2 मिनट कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट में, है ना, क्या क्या पढ़ा। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर ले, है ना। क्या क्या? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है सर। उसके बाद दो या कहिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, नाम है वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम, है ना। W इज इक्वल टू पी डेल्टा भी, है ना। और इंडिकेटर डायग्राम के थ्रू कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ओके। लेकिन तब उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, इंटरनल एनर्जी। कौन सा क्वेश्चंस? इंटरनल एनर्जी। और उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना जी, ओके। और तब उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ उसका नाम था थर्मोडायनामिक प्रोसेस। उसमें कितने प्रोसेस की बात करनी थी? सिर्फ 2 डिटेल में, आइसोथर्मल और क्या, एडियाबेटिक। बाकी आप सभी जानते ही हो। अब आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं, उसका क्या एग्जाम्पल है, वर्क डन का क्या फार्मूला है, फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, ये सब कुछ हम लोगों ने लिख दिया उसमें। तो आइसोथर्मल भी हो गया और क्या हो गया, एडियाबेटिक। फिर और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि वर्क डन का फार्मूला डेराइव करिए किसमें, आइसोथर्मल में, और वर्क डन का फार्मूला डेराइव करिए किसमें, एडियाबेटिक में। फिर एडियाबेटिक पे 2 क्वेश्चन दिया था वर्क डन पे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एंड आफ्टर दैट एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए या एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट डेराइव किया, या कहिए पाइसन के नियम का डेरिवेशन, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू के इक्वल टू कांस्टेंट, वो डेराइव कर दिया। और अंत में एक क्वेश्चन और किया था, और वो था स्लोप ऑफ एडियाबेट इक्वल टू गामा इनटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है जी, हीट इंजन। ठीक, अब मेरी बात बड़े आराम से सुनो, चीजों को समझोगे। ये सब टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बात भी समझ में आएगी, कर भी पाओगे। ठीक, सुनो ध्यान से। सबसे पहले सर बताएं, हीट इंजन किसे कहते हैं? तो इंजन तो सब लोगों ने सुना ही है, जैसे अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में इंजन है ना। और अगर बाइक चल रही है तो बाइक में भी क्या है, इंजन है। सर हीट इंजन किसे कहते, ये बताइए। ठीक, ध्यान से मेरी बात सुनो। एनी साइक्लिक डिवाइस बाय विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क कहो या फिर मैकेनिकल वर्क कहो, इज कॉल्ड हीट इंजन। तो हमसे कोई पूछे कि ये बताइए हीट इंजन क्या होता है, तो मैं कहता हूं सर हीट इंजन एक डिवाइस होता है। और बढ़िया कहना होता है तो डिवाइस ना कह के मैं कहता हूं हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है, साइक्लिक। सर साइक्लिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साइकिल में काम करता होगा। सर ये साइकिल क्या होता है, तो थर्मोडायनामिक में साइकिल का मतलब होता है एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस। अब फिर वहीं पहुंच गए तो इस पूरे चीज को क्या कहा जाता है, साइकिल। तो सेल्फ टेल मी कि व्हाट इज हीट इंजन। तो हीट इंजन का आंसर है कि हीट इंजन एक साइक्लिक डिवाइस होता है। ये तो जान गए सर, कहेंगे कि हीट इंजन इज ए साइक्लिक डिवाइस। चलिए ठीक है, लेकिन हीट इंजन करता क्या है ये बताइए। तो हीट इंजन हीट को, हीट भी तो एनर्जी है ना जी, उष्मा भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ठीक, हीट इंजन साइक्लिक डिवाइस है जो हीट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैकेनिकल वर्क में। बताओ हीट इंजन का काम क्या होता है, हीट को कन्वर्ट करना किसमें, वर्क में। हीट को कन्वर्ट करना किसमें, वर्क में। वैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो
मैं समझता हूं और जो मैं सोचता हूं कि साइंस में या साइंस ये कहता है कि आप सिर्फ आइडियल या परफेक्ट की कल्पना कर सकते हैं, है ना। आप सिर्फ ये सोच सकते हैं कि आप आदर्श को प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई आदर्श चीज बना देंगे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये सही है कि हीट इंजन उष्मा को किसमें परिवर्तित करता है, वर्क में। लेकिन मान लो 100 जूल मैंने हीट लिया तो क्या 100 का 100 वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा? इम्पॉसिबल। कुछ इधर हीट के फॉर्म में एक्स्ट्रा निकलता है वो चीज। खैर छोड़िए, तो क्या मैं शुरुआत करूं कि हीट इंजन किसे कहते हैं? एक बार सुनिए और फिर लिखते हैं। एनी साइक्लिक डिवाइस बाय विच heat is converted into mechanical work is called heat engine। एक बार फिर से, एनी साइक्लिक डिवाइस जो हीट को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल वर्क में, उसको कहते हैं हीट इंजन। सर उदाहरण बताइए। बाइक में जो इंजन लगा है वो हीट इंजन है। कैसे सर? पेट्रोल को जलाते हैं, उष्मा उत्पन्न होता है, और उसी पेट्रोल से जो उष्मा उत्पन्न होता है उसी से पहिया घूमता है। तो पहिया घूमेगा तो कौन सा वर्क हुआ? मैकेनिकल वर्क। और जो हीट निकला उसको क्या कह दिया? हीट। तो इंजन क्या कर रहा है? हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। चलो लिखते हैं। एनी साइक्लिक डिवाइस, एनी साइक्लिक डिवाइस, CYCLIC, एनी साइक्लिक डिवाइस, हेडिंग बना लो सब लोग, हीट इंजन। एनी साइक्लिक डिवाइस, CYCLIC, साइक्लिक डिवाइस, DEVICE, अंडरलाइन कर ले, साइक्लिक डिवाइस। somebody ask me what is heat engine, मैं कहूंगा सर साइक्लिक डिवाइस होता है। ठीक, फिर वो पूछेंगे क्या करता है ये बताओ, तो आप कहना कि हीट को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल वर्क में। सिंपली वर्क भी कह दोगे तो हो जाएगा। वंस अगेन, एनी साइक्लिक डिवाइस बाय विच heat, HEAT, by which heat is converted into mechanical work, MECHANICAL, MECHANICAL, by which heat is converted into mechanical work। अंडरलाइन करो हीट को और किसको जी? मैकेनिकल वर्क को। ठीक है, वंस अगेन, एनी साइक्लिक डिवाइस बाय विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, कॉमा करके लिख दो या इज कॉल्ड लिख दो। चलो, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? हीट इंजन। फुल स्टॉप कर लो। तो आप मुझे सीधी लाइन बताओ भाई, एकदम सीधी सी बात, सर हीट इंजन क्या होता है? उत्तर, साइक्लिक डिवाइस होता है। क्या करता है सर हीट इंजन? उष्मा को किसमें परिवर्तित करता है? कार्य में, है ना। हीट को किसमें कन्वर्ट करता है? वर्क में। तो सब लोग जान गए कि हीट इंजन किसे कहते हैं। वो लाइन छोड़ दो, अगले लाइन में लिखो एग्जाम्पल, स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी लिख दिया करो, उसको एग्जाम्पल पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल लिखो, डीजल इंजन, डीजल इंजन, DISEL ENGINE, डीजल इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन, स्टीम इंजन, चलो बहुत है, ETC कर देते, STEAM, स्टीम इंजन, ETC कर लीजिए। सबको मेरी बात समझ में आ गई? एटलीस्ट सब लोग प्रिपेयर हो गए कि somebody ask me कि what is heat engine, आंसर, any cyclic device by which heat is converted into mechanical work is called heat engine। एग्जाम्पल बता दिया सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं ये कहने जा रहा था
कि हीट इंजन के तीन मुख्य भाग होते हैं। कितने मुख्य भाग होते हैं? तीन। लिखो, देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ ए हीट इंजन। देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ ए हीट इंजन। बताओ भाई, हीट इंजन के कितने मुख्य भाग होते हैं? मैंने लिखा देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ ए हीट इंजन। बताओ, हीट इंजन के कितने मुख्य भाग होते हैं? तीन। जरा पहले सुनो फिर आराम से लिखना। सी, मैं ये जो हीट इंजन का डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम भी आप कह सकते हो, ये मैं कई बार बनाऊंगा। अभी जब ये डिस्कशन आगे चलेगा इसकी जरूरत कई बार पड़ेगी, इसलिए बड़े आराम से देखिए, वो आदत पड़ जाएगी, हम लोग बनाते रहेंगे। सी, हीट इंजन के तीन मुख्य भाग होते हैं, हम तीनों आपको दिखाते हैं। देखिए, एक, दो और तीन। कैसे कैसे वो जरा सुनिएगा। एक ये भाग होता है, इसको कहते हैं सोर्स। हीट इंजन होगा तो उसमें एक सोर्स होता है, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, वो मैंने लिख दिया। एक पार्ट होता है उसको कहते हैं सिंक। क्या कहते हैं? सिंक। इसका टेम्परेचर कितना? T2, वो भी मैंने लिख दिया। चलो ऐसे लिख देते, ठीक है। और ये जो बीच में है इसको कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। क्या कहते हैं? वर्किंग सब्सटेंस। और ये इसकी साइकिल ऐसे होती है, अभी एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया बताओ? हाँ, अब ये कई बार बनाने की जरूरत पड़ेगी, समझना। बताओ, हीट इंजन के तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से? और वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है ना। लिखते ऐसे लिखो। पहला, ए हॉट बॉडी, मतलब वो गर्म होता है जो सोर्स होता है। ए हॉट बॉडी दैट इज सोर्स। अब ब्रैकेट में T1 लिख देना। चलो दूसरा भाई, ये रहा, ए कोल्ड बॉडी, उसको क्या कहते हैं? सिंक। सोर्स और सिंक में कौन गर्म होता है? सोर्स, इसीलिए उसको हॉट बॉडी कह दिया, ठंडे वाले को कोल्ड बॉडी। और तीसरी जो चीज होती है, उसको कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। उसको क्या कहते हैं? वर्किंग सब्सटेंस। नोट करो, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार बोलते हैं कि हीट इंजन साइक्लिक डिवाइस, हीट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में। उदाहरण लिख दिया, हीट इंजन के तीन मुख्य भाग होते हैं, सोर्स, सिंक और बीच में क्या? वर्किंग सब्सटेंस। यहां तक आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई? सभी ने बना लिया? ये डायग्राम बार बार हीट इंजन में बनाएंगे। बताओ तीन मुख्य भाग कौन कौन से? सोर्स, सिंक और क्या? वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। अब बारी बारी जरा तीनों के बारे में बोलते हैं कि सर सोर्स क्या, सिंक क्या और वर्किंग सब्सटेंस क्या। हेडिंग बना दो, सोर्स। ठीक, सुनो ध्यान से। हेडिंग बना दो, सोर्स। हो गया, ब्रैकेट में T1 लिख लिया करो, ठीक लगता है। चलो, नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं। T1 क्या है अभी बोलते हैं, ठीक। सुनो, देखो, हीट इंजन क्या होता है और हीट इंजन कैसे काम करता है, पहले पूरी बात सुन लो, और फिर बारी बारी सोर्स के बारे में लिखते हैं, फिर सिंक के बारे में, फिर वर्किंग सब्सटेंस के बारे में। देखो होता क्या हीट इंजन में, बताता हूं। हीट इंजन में एक होता है वर्किंग सब्सटेंस। अभी लिखेंगे कि ये वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है सर। तो वर्किंग सब्सटेंस का मतलब आप कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए, गैस ले लीजिए, सॉलिड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक। कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो सकता है। वर्किंग सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस, ठीक।
तो ये कोई सब्सटेंस हो गया। अच्छा, कोई सब्सटेंस होगा तो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा, उसकी कुछ एनर्जी से एनर्जी होगी, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, कुछ होगा। हीट इंजन ऐसे काम करता है, सोर्स से हीट को उठाता है। तो मान लो कितना हीट उठाया भाई सोर्स से, Q1। Q1 मतलब सपोज करो कितना उठा लिया, कहो तो कैलोरी कह दें और कहो तो जूल कह दें, लेकिन एक ही कहिएगा सर, या तो कैलोरी में या फिर जूल में। चलिए सर जूल में बात करते हैं। तो कितना हीट वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से उठाया, Q1। अब Q1 का Q1 वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं हो सकती इस यूनिवर्स में जो अपना काम एकदम परफेक्ट कर दे, इम्पॉसिबल। तो 100 में से 100 तो वर्क में कन्वर्ट करेगा नहीं। चलिए सर मान लेते हैं कितना कन्वर्ट कर दिया वर्क में, 40 जूल। कितना? 40 जूल। तो एनर्जी का हिसाब तो लगाएंगे, क्योंकि एक बात मैं जानता हूं कि साइंस में किसी भी घटना में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले लॉ का फॉलो तो होना ही चाहिए, उस नियम का पालन तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, अब बताइए 100 उठाया, उसमें से 40 किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्क में, और वापस कितना कर दिया, Q2। तो बताओ Q2 कितना होना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है ना? यानी कायदे में देखें तो यही है, बोलो। और यहां से W इज इक्वल टू कितना, Q1 माइनस Q2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो चलो नोट्स लिख रहे थे ना, चलिए सर सोर्स के बारे में लिखिए। तो जरा बताओ तो सही लिख रहा हूं? देखो मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, ए बॉडी, कोई बॉडी तो होती ही होगी, एट हायर टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर क्या होता होगा? अधिक। किससे अधिक सर? इससे भी, है ना? ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर फ्रॉम विच हीट इज टेकन, है ना? जिससे मतलब इस बॉडी से हीट क्या किया जाता है? लिया जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स। लिखो, ए बॉडी, ए बॉडी, या ए बॉडी नहीं, ए हॉट बॉडी लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। ए हॉट बॉडी, है ना, एट हायर टेम्परेचर, HIGHER, ए हॉट बॉडी एट हायर टेम्परेचर, अंडरलाइन करो हायर को, ठीक है, फ्रॉम विच हीट इज टेक्स प्लेस, फ्रॉम विच हीट इज टेक्स प्लेस बाई वर्किंग सब्सटेंस। कौन उठाता है हीट सोर्स से? बाई वर्किंग सब्सटेंस इज कॉल्ड, बताओ, इज कॉल्ड सोर्स। चलो फुल स्टॉप कर देते हैं, अंडरलाइन करना, इन्हीं शब्दों को बदलेंगे तो सिंक की भाषा बोल देंगे कि सिंक इसको कहते हैं। हायर को अंडरलाइन कर ले सर, हॉट को अंडरलाइन कर ले, फ्रॉम को अंडरलाइन कर ले, और टेक्स प्लेस को कर ले। अब बस ऐसा बदलना कि सिंक की बात निकल के आ जाए, ठीक। अच्छा एक काम और करो, फुल स्टॉप करके नीचे लिखो T1 इज इक्वल टू, T1 क्या है भाई बताओ? T से टेम्परेचर होता है सर, जानते हैं, लेकिन जब कैपिटल T1 लिखा करिए तो थोड़ा एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। लिखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सोर्स। T1 क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सोर्स। T1 क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सोर्स। हो गया? अच्छा एक बात और बता दो, डायग्राम में इसको कंप्लीट कर दें। कौन ज्यादा है, T1 की T2? ठीक है, तो मैं यही मेंशन करके दिखा देता हूं आप सभी को। आप भी ऐसे लिख लो, बढ़ा लो, स्पष्ट रहे सबको। इसीलिए तो वो हॉट बॉडी कहलाया और सिंक क्या कहलाया? कोल्ड बॉडी। ठीक है, सोर्स के बारे में मैंने लिख दिया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंक। चलो हेडिंग बना दो, सिंक। अब जरा सुनो, बस आपने जो सोर्स लिखा है ना,
उसी को एक बार ध्यान से पढ़ लो, मैं उसी को देख के एकदम उसी पैटर्न पे बोल देता हूं, ठीक। हॉट की जगह कोल्ड, ठीक है, तो ऐसे बोलना चाहिए सर, ए कोल्ड बॉडी एट हायर की जगह क्या, लोअर टेम्परेचर। इससे तो हीट लिया जाता है ना, वर्किंग सब्सटेंस इससे हीट लेता है, फ्रॉम, है ना, और वर्किंग सब्सटेंस इसको हीट देता है, तो टू लिख दिया जाएगा, TO2, ठीक। लिखो ए कोल्ड बॉडी, लिखो ए कोल्ड बॉडी एट, क्या लिखे भाई, लोअर टेम्परेचर, LOWER, ए कोल्ड बॉडी एट लोअर टेम्परेचर to which, TO2, which heat, है ना, is given out, takes place की जगह given out लिख दिया, is a cold body at lower temperature to which heat is given out by working substance। आप इससे बेहतर लिख सकते हो लिखना, लेकिन जो लिखना उसका मीनिंग निकलना चाहिए बस। क्या लिखा, ए कोल्ड बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू विच हीट इज गिवन, है ना, बाय वर्किंग सब्सटेंस इज कॉल्ड सिंक। और बताओ नीचे क्या लिखे फट से, चलो T2 इक्वल टू, लिखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ, वैसे हम अगर हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी न भी लिखे तो हायर और लोअर लिखे, मीनिंग निकल रहा है, आप जैसे भी लिख लें, ठीक है। हो गया, सोर्स की बात हो गई, सिंक की बात हो गई, जरा एक बार फिर से बता दो मुझे। सोर्स, ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर फ्रॉम विच हीट इज टेकन, है ना, इज कॉल्ड सोर्स। सिंक, ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू विच हीट इज गिवन। अब क्या बच गया सर, वर्किंग सब्सटेंस। अब सुनो वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है। अभी जब हीट इंजन की बात आएगी, थर्मोडायनामिक्स की बात आएगी, तो आप थर्मोडायनामिक सिस्टम कहेंगे ना, तो सुनो, बस वो जो सिलेंडर में गैस भरा हुआ है वही वर्किंग सब्सटेंस हुआ। गैस ने हीट लिया, गैस ने हीट दिया, गैस ने वर्क पैदा किया, यही ना बात होगी, ठीक। तो सुनो, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, तो कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए फिक्स्ड अमाउंट में, ठीक, उसी को आप क्या कह सकते हैं, वर्किंग सब्सटेंस। अच्छा, वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, सोर्स से हीट लेता है, उसके कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करता है, और शेष किसको वापस कर देता है, सिंक को, और अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। देखो होगा कैसे, पहले ये गैस है, तो जैसे ही हीट लेगा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब उसमें से थोड़ा सा इधर हीट निकाल दिया, हीट नहीं निकाला, थोड़ा सा एनर्जी निकाल दिया वर्क के रूप में, और जो वापस बचा वो किस में दे दिया, सिंक को, तो फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ गया। तो जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, तो फिर उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, साइकिल। इसीलिए कहते हैं कि हीट इंजन साइक्लिक डिवाइस होता है, जो हीट को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में। हेडिंग वर्किंग सब्सटेंस। हो गया, लिखो वर्किंग सब्सटेंस हो गया, लिखो ए सब्सटेंस, ए सब्सटेंस हो गया, ए सब्सटेंस विच टेक्स प्लेस, ए सब्सटेंस विच टेक्स प्लेस हीट, कहां से, फ्रॉम सोर्स, ए सब्सटेंस विच टेक्स प्लेस हीट फ्रॉम सोर्स, कॉमा लगा दो ठीक रहेगा, कन्वर्ट some part of it into, बताओ, work, convert some part of it into work, ठीक है जी,
एंड गिवन आउट, बचा हुआ ना, गिवन आउट रेस्ट हीट, HEAT, रेस्ट हीट, रिमेनिंग हीट भी आप लिख सकते हो, रेस्ट हीट टू इसको सिंक, तो उसी सब्सटेंस को ना वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं जो इतना काम किया। लिख दो, कॉमा करके लिख दो, कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस, कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस। चलें, फिर से मैं बोल दूं, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस एकदम शॉर्ट में। सर, सोर्स ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर विच, है ना, ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर फ्रॉम विच हीट इज टेक्स प्लेस। सिंक ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू विच हीट इज गिवन आउट, है ना। अ वर्किंग सब्सटेंस ए सब्सटेंस जो सोर्स से हीट लेता है, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है और बचा हुआ सोर्स को वापस कर देता है, तो वो जो सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं, वर्किंग सब्सटेंस। अब सुनो, अब आपने कहा ना कि हीट इंजन साइक्लिक डिवाइस होता है, तो लोग पूछेंगे ना, बताओ एक साइकिल में क्या होता है। ठीक, तो सुनो ध्यान से, एक साइकिल में क्या होता है उसको लिख देते हैं। सुनो, देखना, डायग्राम को देखना और बताना एक साइकिल में क्या होता है। समझना, समझना बेहतर होगा, समझना। जैसे सर अभी बनाएंगे, अभी आगे कार्नोट हीट इंजन हम लोग पढ़ेंगे। ये तो सपोज कर लीजिए गैस है, सिलेंडर में ही भरा है ना। तो पहले ये गैस क्या किया, कितना हीट सोर्स से ले लिया, Q1। तो कॉमन सेंस की बात है, जब आपको हीट दे दिया गया या आपने हीट ले लिया तो आपका प्रसार हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें से कुछ आपने वर्क में कर दिया, तो मतलब जो गैस लिया वो पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा तो उसकी कुछ एनर्जी अपने आप घट गई, तो जो 100 उठाया था उसमें से 40 खत्म हो गया। अब क्या करना है, वहीं पहुंचना है, तब ना एक साइकिल कहलाएगा। तो बचा हुआ 60 किसको दे दिया, ठंडी वस्तु को, और गर्म से ठंडी तो उसमें अपने आप जा ही सकती है। अब फिर अपने पुरानी अवस्था में वापस आ गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, एक साइकिल। तो जरा बताओ तो हीट इंजन के एक साइकिल में क्या होता है। तो सोर्स से Q1 उष्मा उठाता है, कौन, वर्किंग सब्सटेंस। उसमें से कितना कन्वर्ट कर देता है वर्क में, W। और जो बचा हुआ होता है वो किसको वापस कर देता है, सिंक को, और अपनी पुरानी अवस्था में वापस हो जाता है। तो एक साइकिल में यही होता है ना। और हिसाब लगाओगे तो क्या होगा बताइए, हिसाब तो बहुत ईजी है सर। कितना उठाया, Q1, कहां कहां खर्च हुआ, W और किस में, Q2। तो Q1 बराबर Q2 प्लस W, इसलिए W बराबर Q1 माइनस Q2। इतनी बात मैं लिखने जा रहा हूं, लिखो, लिखो। इन ए साइकिल, अगले लाइन से लिखा करो, इन ए साइकिल, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकिल इन हीट इंजन। इन ए साइकिल, कॉमा लगाओ, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ब्रैकेट में लिखो Q1, टेक्स प्लेस, ब्रैकेट में लिखो Q1, हीट फ्रॉम, बताओ कहां से, सोर्स। फिर से सुन, इन ए साइकिल वर्किंग सब्सटेंस टेक्स प्लेस Q1 हीट फ्रॉम सोर्स। चलिए सर ठीक है, उठा लिया Q1। अब क्या, ये वाली बात ना, ठीक, कॉमा लगाओ, कन्वर्टेड सम पार्ट, कन्वर्टेड सम पार्ट, ब्रैकेट में लिखो W, ऑफ इट इनटू, बताओ किस में बदल दिया, ऑफ इट इनटू वर्क लिख दो, चलो, है ना। एंड कन्वर्टेड सम पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क, एंड दे दिया ना, ये इसको दे देगा ना, सिंक को, एंड गिवन आउट,
remaining heat and given out remaining heat to the sink. फुल स्टॉप कर दो. वंस अगेन somebody ask you कि भाई हीट इंजन के एक साइकिल में क्या होता है, तो आप यही कह देना कि सर हीट इंजन के एक साइकिल में वर्किंग सब्सटेंस Q1 उष्मा उठाता है, उसमें से W कार्य में बदल देता है और बचा हुआ Q2 वापस कर देता है. अर्थात बताओ यही ना हुआ, Q1 बराबर Q2 प्लस W. नीचे लिखो देन कॉमा लगाओ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी का ही ना हिसाब है ये. यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. पहले ऐसे लिखे भाई, कितना उठाया Q1 W कार्य में और Q2, तो ऐसे लिखो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2. कैपिटल में ही Q लिखो, ठीक रहेगा. Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, W प्लस कितना Q2. तो कुल मिला के जो मुझे कहना है वो सुनो ध्यान से, वो है W बराबर हमेशा होगा Q1 माइनस Q2. ठीक है, W बराबर Q1 माइनस Q2. अभी समझ में आएगा, जब कार्नोट हीट इंजन की बात करेंगे तो वहां समझ में आएगा कैसे वर्क में कन्वर्ट हो गया, कितना हीट उठाया, कितना दिया, ये सारी चीज. अच्छा खैर, अब जरा एक और बात मुझे बताना. तो यानी सर कायदे में इसने Q1 उठाया, लिया ना, तो चला गया ना पूरा एनर्जी इसके अंदर, चाहे हीट वाली एनर्जी हो चाहे कोई एनर्जी हो. तो चलिए सर, इस समय कौन सी एनर्जी है, हीट वाली. Q1 इसके अंदर चला गया, लेकिन उसमें से कितना कन्वर्ट किया, W और Q2 क्या कर दिया वापस. तो मैं एक लाइन और लिखना चाह रहा था, सुनिए. ठीक है, मैं ये लिखना चाह रहा था कि यानी कुल मिला के कितना हीट उसने एब्जॉर्व किया Q1 माइनस Q2, और उसी एब्जॉर्ब हीट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वर्क में. तो मैं चाहता हूं ये लाइन जोड़ा जाए. लिखो क्लियरली ओनली ONLY ओनली, ब्रैकेट में लिखो Q1 माइनस Q2 heat is absorbed clearly Q1 minus Q2 heat is absorbed, है ना, and converted into work. converted into work. क्लियर हो गया. ठीक है, इसलिए भी मुझे ध्यान रहता है कि W बराबर Q1 माइनस क्या होता है, Q2. तो क्या आप सभी को हीट इंजन के बारे में बहुत सिंपल सी बातें नहीं समझ में आ गई, दिमाग में प्लान नहीं हो गया कि साइक्लिक डिवाइस है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, 3 मुख्य भाग होता है, सोर्स, सिंक और क्या, वर्किंग सब्सटेंस. कोई पूछ दे सोर्स क्या होता है, सर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर अधिक होता है उसको सोर्स कहते हैं, और उसी से वर्किंग सब्सटेंस उष्मा लेता है. सिंक क्या होता है, तो जो वर्किंग सब्सटेंस Q1 उष्मा उठाता है वो पूरा वर्क में थोड़ी कन्वर्ट करेगा, तो जिसको बचा हुआ हीट देता है उसको क्या कहते हैं, सिंक. उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम. सर ये वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, तो सर पदार्थ की कोई भी मात्रा ले लीजिए जो हीट लेगा, देगा, कार्य में कन्वर्ट करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस. साइकिल क्या होता है भाई, ये बताओ एक साइकिल में क्या होता है, तो एक साइकिल में उष्मा उठाना, उसके कुछ भाग को वर्क में कन्वर्ट करना और बचे हुए को वापस कर देना, पुरानी स्थिति में पहुंच जाना, जहां से चले वहां पहुंच गए तब ना साइकिल कहेंगे, इसी को एक साइकिल कहते हैं. बाकी W कितना पैदा होता है, तो W बराबर होता है Q1 माइनस Q2. ओके, अब आप सभी एक हेडिंग बनो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. थर्मल, सुनो पहले फिर बना लेना. इफिशियंसी, क्या कहते हैं, थर्मल इफिशियंसी. हेडिंग बनो थर्मल इफिशियंसी, EFFICIENCY, स्मॉल ई से दिखाते हैं, थर्मल इफिशियंसी.
EFFICIENCY, थर्मल इफिशियंसी स्मॉल ई से दिखाएंगे, वेलोसिटी को V से दिखलाते हैं, एरिया को ए से दिखलाते हैं। तो वैसे भी मैं कहता हूँ साइंस में मनमाना नहीं चलता, वजह होती है, ठीक है। ई फॉर इंजन होता है, और चूंकि थर्मल इफिशियंसी किसका निकालने जा रहे हैं, इंजन को लोगों ने ई से दिखा दिया, ठीक। तो क्या हेडिंग बन गई, थर्मल इफिशियंसी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं अक्सर कहता हूं मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइंस में जो नाम होता है वो प्रॉपर्टी के अनुसार होता है। इसीलिए अगर इफिशियंसी का तुम्हें मतलब ही नहीं मालूम है, कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम फट से गूगल पे सर्च कर लो कि इफिशियंसी मतलब होता क्या है, हिंदी में भी पढ़ो उसको, इंग्लिश में भी पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। खैर सुनो, इफिशियंसी को इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में कहते हैं दक्षता, है ना। वैसे इंग्लिश में ही हम समझ जाते हैं सर, कहते हैं ना कि ये ज़्यादा इफिशियंट है। इफिशियंट का मतलब होता है कि आपका जो काम है अगर आप वो बेहतर करते हैं तो कहा जाता है यू आर मोर इफिशियंट। एक सेंस तो ये होता है, दूसरा सेंस और होता है सर, इफिशियंट होने का मतलब ये होता है कि आप कम एनर्जी लें और ज़्यादा आउटपुट दे, तब कहा जाता है मोर इफिशियंट। 10 पन्ना मैंने भी लिख दिया, इतना खा लिया, और किसी ने इतना ही खा के 10 पन्ने लिख दिया तो बोलेंगे ये ज़्यादा इफिशियंट है। खूब खा के थोड़ा सा कम कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है फिर। वैसे इफिशियंसी में दोनों आता है। कोई मशीन ज़्यादा इफिशियंट होगा तो मशीन बिना ऊर्जा के तो चलेगा नहीं, क्योंकि जादू तो होता नहीं है, ठीक। अब जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं ये पंखा चलाता हूँ, ये पंखा ज़्यादा हवा दे और कम बिजली खाए तो बोलेंगे हाँ बढ़िया पंखा है, बोलेंगे इसकी इफिशियंसी क्या है, ज़्यादा। तो साइंस में जब इफिशियंसी की बात करो तो ये मीनिंग तो समझ गए ना कि आपका रिजल्ट बेहतर होना चाहिए और इनपुट आपको कम से कम देना पड़े। तो जरा देखो तो इफिशियंसी को जो डिफिनीशन दी गई क्या वो सही है, सुनना पहले, सोचना तब हमेशा कर पाओगे। सोचो, ई फॉर इफिशियंसी, इफिशियंसी को परिभाषित करना है, ठीक है। अच्छा, ये इंजन बढ़िया कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा W मिलेगा, है ना। तो ठीक है, तो W को ऊपर लिख दो। W कार्य आपको ज्यादा बना के देगा तो आप नो डाउट कहेंगे कि बढ़िया इंजन है। तो ये तो मुझे ध्यान है कि W ऊपर होना चाहिए, क्योंकि W ज्यादा तो E क्या ज्यादा। अब वो ले क्या रहा है, Q1 ले रहा है ना, ठीक है। तो W अपॉन Q1 मतलब क्या, Q1 में से ज्यादा W बना दे। और ये जो Q2 होता है ना, तो जब हम लोग बाइक चलाते हैं, इंजन ऑन करते हैं, सो धुआं जो बाहर निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, वही क्या हो जाता है, Q2। तो हर कोई चाहेगा कि भाई कम से कम वेस्ट निकले। तो खैर E की डिफिनेशन होती है E इज इक्वल टू W अपान कितना, Q, ठीक है। तो हमसे कोई पूछे कि बता दो थर्मल इफिशियंसी किसे कहते हैं, तो सुनिए सर, थर्मल इफिशियंसी रेशियो होता है। हाँ रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो होता है, कितना कार्य प्राप्त हुआ, कितना वर्क ऑब्टेन्ड हुआ, ऊपर लिख दीजिए, और कितना हीट उठाया गया था, नीचे लिख दीजिए। इसी के रेशियो को क्या कहते हैं, इफिशियंसी। एक लाइन जो मैं अक्सर आप सभी से कहता रहता हूं कि कम से कम फिजिक्स में जब बात होती है तो यूनिट के साथ होती है। मैं पूछूं लंबाई, सर 5 है, बताओ भाई कितनी लंबाई है, सर 5 है। तो ये तो गधों वाली बात है, 5 किलोग्राम है ना, 5 फीट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ फिर हम लोग आदत डाल लेते हैं कि हमेशा जब बोलेंगे यूनिट के साथ। तो जरा इफिशियंसी की यूनिट सोच लेते हैं, तो ये जूल और ये भी जूल, तो बोल देते हैं सर यूनिट लेस होता है। खैर छोड़िए, पहले डिफिनेशन लिखते हैं इफिशियंसी की W/Q1। पहले सुनिए फिर उसके बाद सुनिए किसकी इफिशियंसी की बात आप कर रहे हैं, हमारी तो कर नहीं रहे, हम भी इफिशियंट हैं, हम भी अपने काम को बहुत बेहतर करते हैं। इफिशियंसी तो मेरी भी सोची जा सकती है और डिस्कस की जा सकती है। नहीं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो मैं ऐसे लिखने जा रहा था कि किसी हीट इंजन की इफिशियंसी, नहीं सर एक और लाइन बोलिए, किसी हीट इंजन की थर्मल इफिशियंसी। कौन सी इफिशियंसी कहिए, थर्मल इफिशियंसी। किसी हीट इंजन की थर्मल इफिशियंसी अनुपात होता है, रेशियो होता है, किसका, उसके द्वारा प्राप्त कार्य तथा वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा उठाए गए उष्मा या लिए गए उष्मा को। यही लिखना है। हम अगर गलत लिखते हैं आप उसे बेहतर लिख सकते हैं, ठीक। चलिए लिखिए, द थर्मल इफिशियंसी, हर तरीके से डिफिनेशन लिखा करो, रटने पे मत जाया करो। द थर्मल इफिशियंसी
ऑफ ए हीट इंजन, अब मैंने तो ऐसे लिख दिया, हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मिनट रुकिए फिर लिखिएगा, उसी तरह लिख देंगे जैसे आपने कहा, हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे। द रेशियो ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड टू हीट टेकन फ्रॉम सोर्स इज कॉल्ड थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ऐसे बोल दिया तो सर ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखा? द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन इज द रेशियो ऑफ हो गया, इज द रेशियो ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड, ब्रैकेट में W लिख लो, वर्क ऑब्टेन्ड ब्रैकेट में क्या लिख लिया W टू हीट टेकन फ्रॉम, अच्छा मान लो वर्किंग सब्सटेंस नहीं भी बोलेंगे तो सब जानता है कि कौन हीट लेता है, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, बोलो जी यही ना, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, फुल स्टॉप कर दो, हो गया। वो सब छोड़िए सर, अगर आप ये लिख देते हैं तो फिर आपसे कोई कुछ नहीं पूछता, बड़े आराम से इस बात को कह सकते, नीचे लिखे दैट इज इक्वल टू W बाई Q1, घेर लो, ठीक है, हो गया, इज इक्वल टू W बाई Q1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अगर आगे फिजिक्स पढ़ते हो, मान लो फिजिक्स नहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी सीधी साइंस की बात करोगे, तो मैं बार बार कहता हूं कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दम होता ही नहीं न्यूमेरिकल में, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरा मुझे बताना, तो मैं एक डाटा दे रहा हूं, आपसे जो पूछ रहा हूं बता दीजिए। एक इंजन 100 जूल उठाया है ना, और उसमें से 40 जूल वर्क बना दिया, उस इंजन की इफिशियंसी बता दीजिए। बहुत सिंपल है सर, 40 ऊपर 100 से भाग दे दिया, 0.4 आ गया, है कि नहीं? आप W बताएंगे, Q1 बताएंगे, E निकाल देंगे, आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिख दिया E इज इक्वल टू W बाई Q1। अब लिखो बट वी नो, बताना क्या आप ये नहीं जानते? बट वी नो, लिखो W इज इक्वल टू, बोलो कितना, Q1 माइनस Q2, पता ही है सर, ठीक। तो लिखो देन, तुम लोग लिखो, हम डायरेक्ट लिख देंगे, चलो देन E इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, हो गया जी। अब Q1 से अगर मैं डिवाइड करके देखो तो मुझे बताना क्या अगला फॉर्मूला ऐसे नहीं आया, चलो लिख के घेर दो इसे भी, ये दूसरा रूप हो गया फॉर्मूले का। अब बताओ, हमसे कोई पूछे कि भाई आपको इफिशियंसी निकालनी है, थर्मल इफिशियंसी हीट इंजन का, और इसने 100 जूल उठाया, 60 जूल वापस किया, निकाल दो, निकाल देंगे सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला भी है और सेंस भी है, चाहे जैसे निकाल दें। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अभी एक काम करते हैं, लिखो नीचे वेयर Q1 इज इक्वल टू, लिखो, जो मेरी आदत है उस पर आ जाता हूं, वेयर Q1 इज इक्वल टू, रुक जाओ, Q1 क्या है? हीट है सर, चार्ज नहीं है सर, क्या है? हीट। कौन सा हीट है भाई? जो वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से लेता है, सोर्स से उठाता है, लिखो हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, ठीक है जी, इतना क्लियर है ना, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। चलिए सर ठीक है, हमको मालूम है कि हीट वर्किंग सब्सटेंस उठाता है, वो नहीं भी लिखेंगे समझ में आता है, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, Q2 लिख दीजिए, लिखो हीट गिवन टू द सोर्स, बोलो सही है ना, हीट गिवन, सोर्स नहीं जी, हीट गिवन टू द सिंक। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, बता दो फट से, कौन ज्यादा है, Q1 की Q2? Q1 ज्यादा है, वो तो बार बार कैलकुलेशन हुआ है सर, ज्यादा उठाया है, थोड़ा इधर निकाल दिया, बचा हुआ इधर कर दिया, ओके ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूं, सुन लो, उसको प्रूफ करेंगे अगले क्वेश्चंस पे, लेकिन सुन लो, कितना टेम्परेचर है इसका T1 और इसका T2, कौन ज्यादा है? T1, तभी तो आप इसको सोर्स कह रहे हैं, और इसको क्या कह रहे हैं? सिंक। एक नेचर होता है,
अब पहले पढ़ भी लिया हम लोग, उष्मा हमेशा अपने आप गर्म से किधर जाती है, ठंडे की तरफ। आप चाहोगे ठंडे से गर्म जाए तो अपने आप नहीं जाएगी, फिर आपको कार्य करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, तब उल्टा जाएगा। खैर, तो T1 ज्यादा है और T2 क्या है, कम है। अभी मैं अगले क्वेश्चन में एक बात प्रूफ करूंगा, अभी मैं कह रहा हूं जरा सुनना। तो Q1 अपान Q2 का जो रेशियो होता है वो T1 अपान T2 के बराबर होता है। ठीक है, हीट इंजन में कितना उठाया, कितना दिया, कितना वर्क में कन्वर्ट हुआ, इसमें एक लाइन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू T1 अपान T2। ओके सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा तो है, इधर Q1 Q2 और इधर T1 T2। लिखो लिखो, बट वी नो, ये दिखा देंगे आपको, अगले एक्सरसाइज में दिखा देंगे, बट वी नो, लिखो ऐसे, Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू T1 अपान T2। वैसे साइंस में चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, देखो मैं बताऊं, अगर आप सभी समझते हो तब। अब वो मैं जो कहता हूं अक्सर, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो आप अगर मैथ्स को समझ रहे हैं तो भी समझ में आता है, जरा बताइएगा। तो अगर T1 ज्यादा होगा तो Q1 ज्यादा होगा, और अगर T2 ज्यादा होगा तो Q2 क्या होगा, ज्यादा। वो मैं ऐसे सोचता हूं सर, अगर ये ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा उष्मा आप उठा सकते हैं, और अगर ये ज्यादा ठंडा होगा तो यहां से हीट जो जाएगा वो ज्यादा जाएगा। जैसे बताओ, चाय का कप है और ठंडी का मौसम है तो फट से हीट निकलता है, और अभी चाय रखोगे तो आसानी से हीट नहीं निकलता। तो ठंडे की तरफ जाना, ज्यादा ठंडा ज्यादा हीट चला जाएगा, और गर्म से उठाना वही चीज है। तो उसी लैंग्वेज में भी, खैर सब छोड़ दीजिए सर, बड़ा सीधा तो है, 1/2 और 1/2, मतलब सीधा सीधा है, Q1 अपान Q2 बराबर T1 अपान T2। लिखो, देन एक बार ऐसे लिखो, तो मैंने एक बार भी नहीं लिखा, लिखना चाहूंगा, देन थर्मल इफिशियंसी, एक बार भी ई का नाम नहीं बुलाया मैंने, देन थर्मल इफिशियंसी, ठीक, ये रहा भाई, बताना सही है, E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। बोलो सही है ना। ये रहा वो 3 फॉर्मूला जिसको मैंने घेर दिया, ठीक तो है, T2 अपान T1 ही ना होगा। चलो याद रखना, उल्टा है, Q1 अपान Q2 नहीं था फॉर्मूले में, Q2 अपान Q1, तो नो डाउट यहां भी क्या हो जाएगा, T2 अपान T। तो आप वेयर बताइए, चलिए T1 बताइए, वेयर T1 इज इक्वल टू, बोलो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ, T1 किसका टेम्परेचर है, सोर्स, T1 का देना। ओके, T2 किसका टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सिंक। हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो आप मुझे बताओ तो जरा, हमसे कोई कह नहीं नहीं चलो थर्मल इफिशियंसी पे बोलो, तो पहले ये जरूर बना देना कि उनको स्पष्ट दिखने लगे, और फिर आराम से सारी बात कह देना। अब आप मुझे बताओ, थर्मल इफिशियंसी पे आप कोई भी न्यूमेरिकल पूछ लीजिए, गारंटी देता हूं कि बना के दिखा दूंगा आपको। भाई आप W होगा या Q1 में, या T2 T1 बताएंगे, या Q1 Q2 बताएंगे, कुछ भी आप बताएंगे हम आपको आंसर बता देंगे। ठीक, खैर मैं अक्सर न्यूमेरिकल की बातें नहीं कर पाता समय की कमी की वजह से, फिर भी एक दो लास्ट में करेंगे। ठीक, यहां तक हो गया। अब जरा एक और पॉइंट सोचो तो, जरा सब लोग सोचो, जब मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 100%। 100% इफिशियंसी का मतलब क्या, कि जो आपको इनपुट दिया गया वो सारा आपने आउटपुट में बदल दिया। 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। ठीक, वैसे मैं जानता हूं कि परसेंटेज का मतलब 100 पे हिसाब लगाया जाता है, वरना ठीक है जितना है उतना बोल दीजिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे इंटरमीडिएट में 500 में 400 नंबर मिला, ठीक, तो आप चाहे 400 नंबर कह दीजिए या फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बता दीजिए। ठीक है, तो ये बताओ तो, ई मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 100%, या थर्मल इफिशियंसी का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो तो बताना, अभी लिखेंगे उसी बात, कहो तो इससे बात करें, इससे बात करें, चाहे इससे, मुझे लगता है सर इससे कर लीजिए।
T1 और T2 में कौन ज्यादा है? T1। और T2 क्या है? कम। कम को जब तुम ज्यादा से भाग दोगे तो ये 1 से कम आएगा। तो अगर 1 से कम आएगा तो मान लीजिए 0.2 आ गया। कितना आ गया? 0.2। 1 में से 0.2 घटा देंगे तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। ठीक, तो अब जरा मुझे बताना, तो इफिशियंसी का अधिकतम मान 1 होगा यदि आप इसमें से कुछ ना घटाएं, है ना? तो इसीलिए कहते हैं ई मैक्सिमम की, ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। या परसेंटेज में कितना हो सकता है? 100। सर वो कब होगा जरा बताइए तो। ये जो सिंक है ना, यदि इसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर दीजिए तो यहां क्या लिख देंगे? 0। तो ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, है ना? अब परसेंटेज में बोले तो 100 से गुणा कर दीजिए। सर कितना हो जाएगा? 100%। ठीक, तो मैं जरा ये लिखना चाहूंगा, लिखो जरा, तो लिखो। क्लियरली, लेकिन सर वो 100% बिहेवियर में पाना इम्पॉसिबल है। मतलब परफेक्शन आप व्यवहारिक जीवन में नहीं पा सकते, केवल आदर्श के करीब पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, साइंस में आदर्श की बात की जाती है कि हम एक आइडियल चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे, लिखिए क्लियरली बताना। मैं जरा लिख रहा हूं, देखो सब लोग जरा समझ में आ जाए तो बताना। तो मैथमेटिक्स आप सभी को आती है, आ जाए समझ में तब लिखा जाए। हम ये कह रहे थे कि ई का मान जब भी होगा तो या तो 1 होगा और नहीं तो 1 से क्या होगा? कम होगा। क्यों? 1 तो सर वो आइडियल केस होगा, आप आइडियल हटा देंगे तब तो ई का मान 1 से कम होगा। या ई का मान किससे अधिक होगा? कुछ तो उसकी इफिशियंसी होगी ना, तो ई का मान ऐसे कर दे। तो हम ये लाइन लिख दें कि ई का मान 0 से 1 के बीच में होता है। लिखो, ई ऐसे पढ़ना जानते हो ना, 0 से 1 के बीच में। E is greater than 0 and E is less than or equal to 1. क्यों? ये बात सबको समझ में नहीं आएगी, तुम खुद ही गलत लिखोगे तो फंस जाओगे। देखो कैसे फंस जाओगे। हमें मालूम है कि T2 कम होता है और T1 ज्यादा होता है, तो ये मान जो आएगा 1 से कम आएगा। 1 में से कुछ घटाओगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। अगर ये मान 1 से ज्यादा आ गया, जैसे 3 आ गया, तो इफिशियंसी निगेटिव में आ गया। सर कोई मतलब नहीं होता, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। इफिशियंसी आप कहोगे कि बहुत कम होगा तो यार तुम 0% इफिशियंट हो, कुछ काम ही नहीं किए। 0 से कम निगेटिव थोड़ी आ सकता है, तो मैं फट से समझ जाता हूँ फिर ये T2 T1 में कुछ गड़बड़ कर दिया इसलिए उल्टा आ गया। एनीवे, लिख लिया इस तरीके से। ठीक, अब लिखो, लिखो इफ T2 बराबर 0, कैपिटल T2 लिखो जी, टेम्परेचर। इफ T2 बराबर 0 देन, बताना सब लोग, देन सी ऐसे लिख दें, या तो 1 कह दीजिए सर, इफिशियंसी का अधिकतम मान 1 हो सकता है, या इसी को कितना? अब जिसको पता ही नहीं है इफिशियंसी, वो निकाल के उत्तर रखा कि ई का मान 2.3 आ गया, तो वो सोचता है ना कि नहीं आता सामने वाले को, लेकिन सामने वाले को पता है तो फिर वो जज कर लेता है कितनी बुद्धि है उसको। घेर लो, ई मैक्स इज इक्वल टू 1 ओवर और 100%। अच्छा एक बात बताओ, चलें कि हम थर्मल इफिशियंसी हीट इंजन की बढ़ाना चाहते हैं, या ऐसा इंजन बनाना चाहते हैं जिसकी इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक, क्या करें? तो सुनिए सर क्या करें, इसको बढ़ाइए, है ना, और इसको घटाइए। जितने ज्यादा से भाग देंगे उतने ही ये मान कम होता चला जाएगा, और 1 में से उतने ही कम घटाना पड़ेगा, तो ई का मान उतना ही अधिक होगा। तो बताओ क्या करना पड़ेगा इफिशियंसी बेहतर करने के लिए? सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा हो जाए और सिंक का टेम्परेचर कम से कम हो जाए, या T2/T1 का जो रेशियो हो वो कम से कम हो जाए। मैं मैथमेटिक्स देख के बोल रहा हूं, इसीलिए आराम से चीजों को सोचना चाहिए, कनेक्ट करके बोलना सीखो, लॉजिकल बोलना सीखो, हवा में बात नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़ी सी मेहनत करो, कंसेप्ट वाइज बात करो, और बड़े ही शिद्दत से कि हाँ ठीक है आप कह रहे हैं तो पहले बात सुन लीजिए फिर उसके बाद कहिए। ठीक, तो बताओ मैं लिखूं कि
मोर थर्मल इफिशियंसी के लिए, ज्यादा से ज्यादा थर्मल इफिशियंसी के लिए T2 का मान कम से कम और T1 का मान ज्यादा से ज्यादा लिखो। टू इंक्रीज थर्मल इफिशियंसी, चलो डैश कर दो, नीचे उतर जाओ। थर्मल इफिशियंसी, आराम से सोच के बोलना, कौन ज्यादा कौन कम, बस यही मुझे बोलना है। पहले T2 लिखो, T2 शुड बी, बताओ क्या लिखे, T2 क्या होना चाहिए, लेस, T2 शुड बी लेस। और उसी के नीचे लिख लो T1 शुड बी, बताओ, लेस का उल्टा मोर लिख दो या लार्ज लिख दो, जो लिखना चाहो। हो गई बात, ठीक है। और अंत में एक लाइन जो मैं नहीं लिख पाया, मैं सोच रहा हूं लिख दो कि थर्मल इफिशियंसी की कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता, लिख देते हैं अंतिम, लिखिए ई हैव, ई फॉर थर्मल इफिशियंसी, ई हैव नो यूनिट। हो गया, चलिए फुल स्टॉप कर लीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है वो मैंने बता दिया, 2 मिनट में रिवीजन सुनिए, बाकी बातें नेक्स्ट टर्न पे सुनिए। हीट इंजन, एनी साइक्लिक डिवाइस बाय विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। वंस अगेन आई रिपीट, साइक्लिक डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, जो भी इंजन आप देख रहे हैं, ठीक। देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ ए हीट इंजन, 1 2 3, यही 3 मुझे लिखना था। पहला सोर्स हॉट बॉडी टेम्परेचर T1, दूसरा सिंक कोल्ड बॉडी टेम्परेचर T2 और तीसरा वर्किंग सब्सटेंस। चलिए सर सोर्स के बारे में बोल देते हैं। ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर फ्रॉम विच हीट इज टेकन। चलिए सर सिंक के बारे में बोल देते हैं। ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू विच हीट इज गिवन। अब कौन देता है कौन लेता है वो सब नोट्स में लिखा है, पढ़ते रहेंगे सर। और वर्किंग सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो हीट ले सोर्स से, कार्य में कन्वर्ट करे, बचा हुआ वापस करे, उसको आप कहिए वर्किंग सब्सटेंस। ओके, एक साइकिल में क्या होता है सर, एक साइकिल में वर्किंग सब्सटेंस Q1 उष्मा उठाता है, उसमें से W कार्य में परिवर्तित करता है और बचा हुआ Q2 वापस कर देता है और अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है, और इसीलिए इसको कहते हैं एक साइकिल। तो एक साइकिल में क्या होता है, Q1 उठाना, W कन्वर्ट करना, Q2 वापस कर देना। इसलिए हिसाब लगाइए, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, दैट्स वाई W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। बाकी सर वो बड़ा क्लियर है कि कुल मिला के वो कितना हीट एब्जॉर्ब किया, Q1 माइनस Q2, और उसी को कन्वर्ट किया किसमें, वर्क में, याद रखिए। अब आइए हीट इंजन, जब आपने बात कर ली तो हीट इंजन के थर्मल इफिशियंसी के बारे में बता दीजिए। थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू W अपॉन Q1। अच्छा बताइए, अगर हीट इंजन का काम है वर्क देना, है ना, मैकेनिकल वर्क देना, तो W ज्यादा होगा तो आप कहेंगे ना बढ़िया इंजन है, तो फार्मूला सही तो है, जब W अधिक होगा तो E भी क्या हो जाएगा, अधिक। दैट्स वाई ये ओके है कि E इज इक्वल टू W ऊपर था, अपॉन क्या हो गया, Q1। अब W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है, इसलिए E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। बाकी मैंने कहा कि Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 बाई T2 होता है, इसलिए E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 भी एक थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा। अब सवाल क्या पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना आपसे, देखना कितना बढ़िया सवाल है, देखना। वो कहेगा कि सोर्स का टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए इंजन की इफिशियंसी बता दीजिए। बहुत ईजी है सर, सुनिए, ये सोर्स है ना, कितना हो गया ये सोर्स का, बोलो ठीक है ना कि गड़बड़ हो गया, 400, हाँ 400 हो गया सर, ठीक है। और इसका बताइए कितना हो गया, T2 की वैल्यू केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो गया जी, 300, ठीक है। तो E का क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1 माइनस T2, T2 कितना है सर, ऊपर जब भी होगा कम ही होगा,
एक से ज्यादा उत्तर आ गया तो मैं समझ जाता हूं कुछ गलती हो गई, ठीक है। और यहां पे कितना कितना आ गया जी, है ना, 1/4 आंसर हो गया। चलो ठीक है, 1/4 आंसर होगा। या ये भी सही है सर, या ये भी सही है सर। परसेंटेज में बोलो तो 25, अदरवाइज 0.25, अदरवाइज 1/4। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, हीट इंजन इंक्लूडिंग थर्मल इफिशियंसी। सो on next turn we will discuss about Carnot heat engine. चलो ठीक है, ओके।